अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जो कि आउटलाइन के मुताबिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स होंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की आउटलाइन के मुताबिक पढ़ेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसकी हम आउटलाइन को मद्देनज़र रख के अपने टॉपिक्स को नेक्स्ट एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि आपके पेपर्स में आसानी रहे। और ये हम टी ए ब्राउन की बुक को प्रेफर करेंगे और उसी के अल्फाज को हम अपने आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारा सबसे पहला आउटलाइन में सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसके बेसिक्स की स्टडी करते हैं कि हमारे पास वेक्टर बेसिकली होता क्या है। अब वेक्टर हमारे पास क्या होता है और इसे हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो वेक्टर को हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जैसे ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो इसके अंदर ये इसका डीएनए है, तो यहाँ पे उसके पास ये वेक्टर होगा जिसे हम प्लाज्मिड बी कहते हैं। तो वेक्टर क्या करता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स के तौर पर एक्ट करता है। कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम जो डीएनए होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो ये एक एज अ व्हीकल के तौर पर एक्ट करता है। अब ये हमें यूज़ कैसे करते हैं, क्लोनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डीएनए डिज़ायर डीएनए अगर हमें चाहिए होता है तो उसकी हम क्लोनिंग करवाते हैं वेक्टर के ज़रिए से। इसके नेक्स्ट दो टाइप्स होते हैं, वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर होता है और एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। और एक्सप्रेशन वेक्टर में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डीएनए होता है उसे हमने एक्सप्रेस करवाना होता है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन वेक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बेसिकली बात करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास क्या होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। Cloning vector is a small piece of DNA in which foreign DNA can be inserted or integrated, and which is further capable to replicate within the host cell to be produce multiple copies of recombinant DNA in transformed cell। अभी वो कह रहे हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हमारे पास एक डीएनए का एक स्मॉल पीस होता है, जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए हम वो वाला लेते हैं जिसको हमें नेक्स्ट रेप्लिकेट करवाना होता है, जिसकी हमें नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए होती हैं। या हम चाहते हैं कि ये डीएनए हमें इसकी जो क्वालिटीज़ हैं या इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, या हमें उस प्रॉपर्टीज़ वाला ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो हम उसे प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और जो वेक्टर होता है उसके अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जो है वो खुद रेप्लिकेट कर सके, रेप्लिकेट करता जाए मल्टीपल, और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता जाए, तो उसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होनी चाहिए जो क्लोनिंग वेक्टर होता है। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल। कि सबसे पहले इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि जब हम उसे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सके। दूसरा ये है कि क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, जब नेक्स्ट हमने इसके अंदर ये डिज़ायर डीएनए इंसर्ट कर दिया, जब नेक्स्ट इसने रेप्लिकेट करना है तो उसके पास एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो ये ओरिजिन क्या करता है कि यहाँ से वो कह रहा है कि इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, जिसे हम ओरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ऑफर रेफर्ड एज पॉलीलिंकर साइट्स विच कंटेन मैनी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अब यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं कि अगर हमें कोई वेक्टर कट करना होता है या डीएनए कोई हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें पहले वेक्टर को कट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक साइट से। जितनी ज़्यादा हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी उतनी टाइप्स के हम उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जहाँ से हम उसे कट कर सकते हैं और नेक्स्ट उसके अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकें। जिसे अगर इसके पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं तो उसे हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स भी कह सकते हैं, या फिर उसे हम पॉलीलिंकर साइट भी कहते हैं। उसके बाद है कि प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मार्कर। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जेनेटिक मार्कर्स
होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लोनिंग की है तो नेक्स्ट हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो डिज़ायर्ड डीएनए इसके अंदर डाला है वो इसके अंदर ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें इसके अंदर जेनेटिक मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए जो हमें बताएं कि इसके अंदर अगर तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर हमें ये भी बताएं कि उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत लो होना चाहिए। लो इसलिए होना चाहिए कि हम उसके अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ऐड कर सकें। नेक्स्ट उसकी लो मॉलिक्यूलर वेट के हमारे पास फ़ायदे क्या क्या होते हैं कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है। कि नेक्स्ट अगर हम उसे होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं तो अगर उसका साइज़ छोटा है या उसका वेट कम है तो वो उसे रेप्लिकेट करने में या प्रोड्यूस करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। उसके बाद उसकी ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ भी बन सकती हैं। नेक्स्ट है कि नो मल्टीपल साइट्स फॉर एनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसके अंदर जो मल्टीपल साइट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कम होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कि कितने टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोनिंग के लिए किस किस वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मिड वेक्टर, देन लैम्डा फेज वेक्टर, कॉस्मिड, फेजमिड, फॉस्मिड, BACS, और इसके अलावा टी प्लाज्मिड। इसमें और भी हम काफ़ी ज़्यादा वेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ कुछ ही हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड वेक्टर आता है, लैम्डा फेज वेक्टर आता है, कॉस्मिड आता है, जिसको हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर में क्या होता है कि प्लाज्मिड वेक्टर ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड वेक्टर होता है, जो कि प्लाज्मिड आर द नेचुरली अकरिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली विद इन बैक्टीरियल सेल। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये है बैक्टीरियल सेल, ये उसका है डीएनए, तो ये होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब क्रोमोसोम्स के साथ ये अटैच नहीं होता। उसके बाद ये सर्कुलर होता है, फिर ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अंदर ओरिजिन भी होता है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो प्लाज्मिड वेक्टर के जिसे हम कहते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसका बहुत कम छोटा साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ अप टू 15 KB, ईजी टू हैंडल। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से हम इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटेन एट मल्टीपल कॉपीज़ पर सेल, के एक सेल के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं जिसको हम मेंटेन ये करता है। उसके बाद इजी प्योरीफिकेशन, कि हम इसे आसानी से प्योरीफाइड कर सकते हैं कल्चर मीडिया से जहाँ पे हमने इसे तैयार किया होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट है कि यूज़फुल फॉर क्लोनिंग स्मॉल, कि इसको हम इसका जो साइज़ होता है वो 15 KB से लेस देन भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका स्मॉल साइज़ होता है जो कि 15 किलो बेस पेयर्स होता है, और ये इजी सिलेक्शन स्ट्रेटजीज इसके अंदर होते हैं कि नेक्स्ट अगर हमें इसे सिलेक्ट करना होता है तो हम आसानी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स के जो कि हम क्लोनिंग में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो हम वेक्टर के अंदर खुद डिज़ाइन करते हैं ताकि नेक्स्ट हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसके अंदर हमारे पास आता है इंसर्शन ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, के उसके अंदर हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को इंसर्ट करते हैं। दूसरा, उसके अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स उसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट अगर हम कोई उसके एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो उसके अंदर भी ग्रो कर सके, रेजिस्ट कर सके। उसके बाद हम इसके अंदर इंसर्ट ऑफ मार्कर जीन्स को इंसर्ट करते हैं। अब प्लाज्मिड वेक्टर्स, प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहले इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है। उसके बाद है इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं।
नेक्स्ट है कि इसे इजी टू हैंडल कर सकते हैं, आइसोलेट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो साइज़ है 10 किलो बेस से 250 किलो बेस पेयर तक होता है। पर नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल्स हैं एज प्लाज्मिड वेक्टर्स की, उसके अंदर पक 18 आता है, PBR 322 आता है, पक 8 आता है, PBR 327 आता है, पक 19 वगैरह इसमें हम स्टडी करते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि हम इसे ज़्यादा क्लोनिंग के लिए यूज़ नहीं करते। उसके बाद इसके जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब 10 किलो बेस पेयर से भी ज़्यादा इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से भी हम इसे क्लोनिंग के अंदर यूज़ कम ही करते हैं। अब इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ गलती हुई तो आप प्लीज़ उसे खुद ही आप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर वो बातें जो मेरे मुंह से गलती से निकल गई हों या गलती से कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो आप प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ आ जाए तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम PBR 322 को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि इसी प्लाज्मिड वेक्टर का ही नेक्स्ट टाइप है।